नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो, हर ट्यूसडे का हम क्वेरी सेशन रखते हैं और जिसमें आपने पूरे हफ्ते दरमियान जो कोई भी क्वेरी रेज की होती है, उसका हम सॉल्यूशन लाने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे वो स्टॉक रिलेटेड हो, सेक्टर रिलेटेड हो या स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो। लास्ट ट्यूसडे का भी क्वेरी सेशन था। हमने कुछ क्वेरी आपने जो रेज की थी क्वेरी उसमें से कवर की थी, कुछ आपके ग्रुप्स में से और कुछ आपकी लाइव क्वेरी। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सी क्वेरी अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली जो पेंडिंग क्वेरी रह गई है उन क्वेरीज के लिए है, राइट? ताकि जब अगले मंगलवार को हम लोग आए तब कुछ फ्रेश शुरुआत कर सके। बराबर है? प्रयास करूंगा ये 30 मिनट्स में मैं हो सके उतनी क्वेरीज लू, पर जल्दबाजी में नहीं। क्वेरीज अगर हम बात करेंगे तो वो भी शांति से करेंगे, राइट? ज्यादा क्वेरी कवर करने की उसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, राइट? चलिए, सबसे पहली क्वेरी आपकी है शैला मैडम की, फ्रॉम बैंगलोर। डू वी कंसीडर बंधन एज अ, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी सी। ओके, डू वी कंसीडर बंधन बैंक एज अ स्मॉल फाइनेंस और प्राइवेट बैंक? As per RBI, it is private bank, but its business is like small finance bank. Absolutely right, मैडम, शैला मैडम। देखिए, कभी क्या होता है, जैसे बंधन बैंक को आप यूनिवर्सल बैंक गिन सकते हो। यूनिवर्सल बैंक यानी जो सब धंधे करेगी, राइट? ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट लेके कुछ लोन देनी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ये लोग खाली स्मॉल माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे, राइट? 30-40,000 की जो एवरेज जो लोन होती है, वैसा इनका फाइनेंसिंग रहेगा। बंधन बैंक को आरबीआई गिनता है नॉर्मल बैंक में। उसके बहुत से कारण है। अब बंधन बैंक का जो बिहेवियर है उसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा गिनेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिहेवियर क्या रहता है? वो छोटी फाइनेंसिंग करते हैं, वो एरिया रिलेटेड होते हैं। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस राजस्थान में है, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक खाली साउथ इंडिया में है, बंधन खाली ईस्ट इंडिया में है। अब क्या है, ये सब बैंक्स को बनाया इसलिए गया है क्योंकि जो रूरल एरिया, जो अनपेनेट्रेड है, जहां पे बहुत कम बैंक अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स खुले। और हमने इसकी इफेक्ट देखी। देखो, बहुत से फीमेल पार्टिसिपेंट, जो बिल्कुल नहीं था फीमेल पार्टिसिपेशन बैंक में, वो बहुत बढ़िया बड़ा। रूरल में जो लोगों के फाइनेंशियल्स नहीं थे, वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन हुए। तो इन बैंक का योगदान है। इन बैंक का मार्केट बढ़िया बढ़ना चाहिए, राइट? अब बंधन बैंक भले हम इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं गिने, लेकिन इसका बिहेवियर स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। ये एरिया में काम करता है, ये स्मॉल फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब एचडीएफसी का ग्रुप फाइनेंस इन लोगों ने खरीद लिया है, तो थोड़ा इनका बिहेवियर चेंज होगा। पर गुरु भी वैसे देखा जाए तो रूरल होम फाइनेंस ही करता था, बराबर है? इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टडी करते हैं तो हम बंधन को स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिनते हैं, क्योंकि हम इसे एचडीएफसी कोटक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो लोग बड़े फाइनेंसिंग करते हैं, जबकि बंधन छोटे फाइनेंसिंग में है, बराबर है? हम अगर इसको कोटक या एचडीएफसी से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा बंधन का स्कोप बहुत कम है बढ़ने का। पर जैसे ही आप इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखते हो तो पता चलता है ये लोग तो एरिया में है, इनके पास तो पूरा भारत पड़ा है। तो हाई ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। और जैसा आप देखते हो, ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्रोथ कम से कम 25% से आ रहे हैं, और आने वाला डिकेड भी ये रहेंगे बढ़िया ग्रोथ, राइट? तो आप इसे समझो। जैसे बीएससी इंडिया में भी आप देखो तो बैंक में ही सब आता है, पर फिर भी आप प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक को अलग गिन रहे हो, बराबर कि नहीं? तो आप आपकी सहूलत के हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हो। दिस इज लॉजिक्स एंड नथिंग एल्स, राइट? आपका जो फर्नीचर एंड फर्निशिंग सेक्शन है, जिसमें पेंट भी आ जाता है, सिरामिक भी आता है, तो आपने सब अलग कर दिया है, वो लोग तो अलग देते नहीं है। अब यहाँ पे एक चैलेंज भी है। एशियन पेंट, नेरोलैक, ये सब क्लियर है एकदम कि ये सब पेंट की कंपनियां हैं।
कजार या एशियन टाइल क्लियर है, ये सब सेरामिक की कंपनी है, पर आप एसएफएल को कहां रखोगे? शीला फोम। अब यहाँ पे फिर आपको कुछ अपने लॉजिक्स लगाने होंगे कि चलो मैं एसएफएल को किस में गिनूं, बराबर कि नहीं, वो कब यूज होगा, ये प्रोडक्ट कब बिकेगी, राइट। चलिए, तो आप इसको स्मॉल फाइनेंस में गिनोगे तो अच्छा रहेगा, बराबर ना, ग्रोथ आप इसके टैली उनके जैसी दूसरी कंपनी से प्राप्त कर पाओगे, राइट। संपत जी, आपका क्वेरी है, संपत जी फ्रॉम नांदेड़। थायरोकेयर को ये क्वार्टर में लॉस, ओके, लाओ थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। थायरोकेयर को ये क्वार्टर में लॉस हो गया, ये लॉस क्यों और कैसे हुआ है, हुआ ये जानना है, तो कैसे जाने हम? ओके, इसमें बहुत बड़ी मुश्किल भी नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधा थायरोकेयर के पास चले जाते हैं। ये है थायरोकेयर, राइट। अब पिछले साल के रिजल्ट आ चुके हैं, देखो कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे धंधों में ग्रोथ दिख रहा है, राइट, धंधा बढ़ता जा रहा है, दैट्स गुड थिंग। डेप्ट नहीं है इनके सर पे ज्यादा, दैट इज अगेन अ गुड थिंग, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट। प्रॉफिट्स इनके पिछले 3 साल से बढ़ नहीं रहे, और इसका कारण है कि भाव पे प्रेशर देखा है, क्योंकि धंधे बढ़ रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव थिंग, पर प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे। देखो प्रॉफिट जब तक लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा, शेयर लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा, राइट। कारण है इनके मार्जिन घटते जा रहे हैं। अब बहुत से कारण हो सकते हैं, एक्सपांशन के भी कारण हो सकते हैं, बराबर, एक्सपांड तो ये लोग हो ही रहे हैं। अब प्रॉफिट तो इन्होंने किया है, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टरली देखो तो क्वार्टरली इन्होंने लॉस किया है, बराबर है। संपत जी, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा, वेरी गुड। इसी प्रकार से कंपनियों के रिजल्ट को देखते जाए, आप बहुत बढ़िया ट्रैक कर रहे हो इसको, राइट, ये पता रहे कि क्या हुआ, ओके। अब यहां देख के आपको कुछ नहीं पता चलेगा। देखो धंधा भी इनका ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर जितना था, खाली 4 करोड़ से धंधा घटा है, पर आपने खर्चे देखे, 60 के सामने 100 करोड़ हो गए, जिसने सीधे सीधा इसका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, को लॉस में ला दिया, बराबर कि नहीं। तो जो इफेक्ट है वो इसके कॉस्ट में है, एक्सपेंडिचर में है। यहां पे आप एक्सपेंडिचर देख के पता लगा सकते हो, राइट। क्या कीजिएगा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके पूरी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ताकि प्रॉपर आपको कंपैरिजन मिले, राइट। मेरे हिसाब से जो डिफर्ड टैक्स है, डिफर्ड टैक्स इन्होंने इस बार भरा है, तो उसकी वजह से भी इनका लॉस में योगदान है, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत चिंता की बात है, डिफर्ड टैक्स का योगदान है तो वो तो चलो पिछला टैक्स इस बार भर दिया है, बराबर। जो पहले भरने का था उस समय इनका प्रॉफिट बढ़ा होगा जब इन्होंने नहीं भरा होता, बराबर है। चलिए, तो चेक इट फ्रॉम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और आपको आइडिया आ जाएगी। डॉक्टर हितल देसाई फ्रॉम सूरत, रिलायंस रिटेल इज अवेलेबल ऑन unlisted market at 850. Can we purchase it with long term and how can we compare it with DMart? देखिए DMart को रिलायंस रिटेल से कंपेयर करेंगे। अच्छा, आपको ये जवाब हिंदी, इंग्लिश या गुजराती में चाहिए, बराबर ना? सॉरी, देखो गुजराती बोलेंगे तो आधों को समझ नहीं आएगी, लेकिन एक चीज बता दो हेतल भाई, हम जो मीटिंग करेंगे ना एन्युअली, हम हर साल एक बार गुजरात में भी मीटिंग करते हैं, गुजरात आपका बड़ौदा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद। इस बार ये चारों मीटिंग गुजराती में होगी, और यही मैंने सारे इंडिया में कहा है। केरला में जो मीटिंग करेंगे वो मीटिंग वहां के लोकल लोग, मेजोरिटी ऑफ पोर्शंस मलयालम में लेंगे, यही चीज कर्नाटक होगी, यही चीज कोलकाता होगी। तो देखो लोकल तो लोकल लैंग्वेज है, वो ज्यादा लोगों को समझ में आती है, दैट इज हाईली अंडरस्टैंडेबल थिंग, राइट। दिल्ली में भी हमने प्रयास किया है, जो भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ये संडे की मीटिंग में, राइट। चलिए हेतल भाई, आपने जो कहा रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल को डीमार्ट से वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस हाथी है, डीमार्ट हाथी नहीं है। रिलायंस रिटेल अकेला, सारी ऑर्गेनाइज प्लेयर मिलके धंधा करते हैं ना। देखो डीमार्ट 25,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, फ्यूचर रिटेल 25,000 कर रहा है, आदित्य बिरला कुछ 15 जैसा कर रहा है,
अब ये सारी कंपनी टोटल करो तो भी रिलायंस रिटेल के जितना धंधा नहीं हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ का धंधा है रिलायंस रिटेल का। तो रिलायंस रिटेल है, सबसे बढ़िया कंपनी है रिटेल की। अभी वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, तो हम रिलायंस का शेयर डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब आपने जो ये अनलिस्टेड मार्केट से लेने की बात कही है, मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आप जहां से खरीदोगे वो ऑथेंटिक जगह है नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं ना हेतल भाई। तो मैं तो कब खरीदूंगा पता है, रिलायंस के शेयर है तो मैं मान लेता हूँ चलो 50% तो आ गया रिलायंस रिटेल, 50 नहीं 30% उसमें रिलायंस रिटेल का योगदान है अभी भी, बराबर ना। जब लिस्ट होगा तब हम लेंगे। देखो लेंगे लेट लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 800 के बदले में 2000 में भी खरीदूंगा। पर एक बार 2000 में खरीदा ना, फिर मुझे पता है ये शेयर मुझे 20,000 तक साथ देने वाला है। कोई जल्दबाजी की जरूर नहीं है, शांति से लो, राइट। पुरवाली बोस फ्रॉम कोलकाता, कैसे हो मैडम? विच सेक्टर्स टू फोकस एंड व्हाट परसेंटेज? वेरी वेरी सिंपल, वो सेक्टर पे फोकस करें जिसमें डिमांड है। व्हाट इज डिमांड? जहां लोग पैसा फेंक रहे हैं, जो सेक्टर की कंपनियों को तकलीफ नहीं हो रही है पैसा लाने में, लोगों से, लोगों के बैंक से उनके बैंक में पैसे को ले जाने में तकलीफ नहीं पड़ रही है, वो सारे सेक्टर, राइट। कहां से मिलेंगे आपको? सेल्स देखो, सेल्स किसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा थायरोकेयर का। एक चीज तो अच्छी है इस कंपनी की कि धंधा आ रहा है, इसको तकलीफ नहीं पड़ रही है बिजनेस लाने में। अच्छा चलो थायरोकेयर को थोड़ी तकलीफ हुई है ना, क्योंकि 100 करोड़ जो इन्होंने पिछली बार किया था, इस बार खाली 96 करोड़ किया, तो 4 करोड़ घटा है, तो मंदी की इफेक्ट है, राइट। सॉरी, लाल पथलाब जो इनकी कंपटीटर है, राइट, उनको तकलीफ नहीं हो रही है। ओवरऑल सेक्टर देखो कि जो लीडिंग कंपनियां हैं जो ज्यादा धंधा कर रही है उनका धंधा कैसा है। आप रिलायंस रिटेल देखो, 30-30% से धंधे बढ़ रहे हैं, डीमार्ट के 30-30% से धंधे बढ़ रहे हैं, मतलब कि ये सेक्टर में दम है। कुछ सेक्टर ऐसे जो बेचारों को धंधा ही नहीं बढ़ रहा है, हर बार देखो धंधा डाउन होके आता है, वहां पे फोकस मत करना मैडम, फोकस वहां करो जहां धंधा है। परसेंटेज कैसे डिसाइड करो? देखो परसेंटेज पहला डिसाइड होना चाहिए, अगर इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो इमर्ज हो रही है और वो इमर्जिंग इंडस्ट्री में आपको बढ़िया कंपनी मिलती है तो आप ज्यादा निवेश कर सकते हो, 5% 60% निवेश कर सकते हो। पर अगर ऐसी इंडस्ट्री आपको मिली जो ग्रोइंग है, बढ़ रहे धंधे, पर वहां पे कंपनियां थोड़ी मंदी है, मतलब डेप्थ फ्री कंपनियां नहीं है, बड़ा डेप्थ है उन लोगों के सर के ऊपर, तो थोड़ा कम परसेंटेज डालने का। अब ये सारे कोई नियम नहीं लिखे मैडम, है ना, कोई किताब में, दिस ऑल थिंग्स आर लॉजिकल। मुझे डर लगता है वहां निवेश करने में क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, मार्जिन कम है, राइट। जितना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आता जाए उतना परसेंटेज बढ़ाते जाओ, राइट मैडम। विनय किम्भावी फ्रॉम पुणे, how are you Vinay bhai? My query which is still not taken is which is best IoT company listed on BSE NSE? विनय जी ये क्वेरी आपकी बहुत बढ़िया ही, और मेरे हिसाब से 2 वीक पहले का जो क्वेरी सेशन था उसमें मैंने कवर किया था, राइट। रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, पर चलो फिर भी इट्स ऑल राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपकी क्वेरी बहुत अच्छी है क्योंकि आने वाला जमाना है जो हम लोगों को बोलते हैं कि इमर्जिंग इंडस्ट्री पे फोकस करो, ग्रोइंग पे फोकस करो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज इमर्जिंग थिंग्स। आज अगर हम देखें, खाली 5 साल पहले का हमारा घर देखो, एक चीज इंटरनेट से जुड़ी थी और वो था हमारा मोबाइल। कई कुछ लोगों के घर पे, ज्यादा नहीं 10% ही गिन सकते हैं, कुछ लोगों के घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप में भी इंटरनेट थे, तो उनके 2 प्रोडक्ट इंटरनेट से जुड़ी थी। चलो आज हिसाब करो आपके घर पे कितनी प्रोडक्ट इंटरनेट से जुड़ी है। मोबाइल के अलावा क्या गाड़ी भी जुड़ने लगी है? क्या माइक्रोवेव जुड़ने लगे? क्या फ्रिज जुड़ने लगे? क्या आपका वो एलईडी टीवी भी इंटरनेट से जुड़ गया है? इसका मतलब यह है कि 2030 तक हम लोग देखेंगे तो एवरेज हमारे घर में 10 से प्रोडक्ट इंटरनेट से जुड़ चुकी होगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो कोई डाउट नहीं है हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने के लिए ऐसा भी नहीं है कि ये एक छोटा सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर से जुड़ा है। अगर हम अलग अलग इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं तो सीधा मतलब है कई सेक्टर
को इसमें वेग मिलेगा। जैसे इंटरनेट रिलेटेड कंपनियां जबरदस्त चलनी चाहिए। हर एक कंपनी के टारगेट है आपके मोबाइल में मेरी ऐप आए, हो सकता है प्रॉफिट की भी ऐप आने वाले समय में आ जाए आपके मोबाइल में, राइट। हो सकता है कि अलग अलग कंपनियों की आप ऐप लो। तो ये जो इंटरनेट रिलेटेड कंपनियां है, ये कंपनियां ग्रोइंग है। Naukri.com ले लो, बराबर है। इनको ये प्रॉपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कंपनी नहीं है, पर इनका लेना देना है। आने वाले समय में कई कंपनियां इस इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर में लिस्ट होगी। यही डीमार्ट, यही रिलायंस आने वाले समय में आपको घर बैठे बैठे माल देगा इंटरनेट के जरिए से। कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ती जा रही है उनको भी धंधों में प्रॉब्लम होगा अगर वो टेक्नोक्रेट नहीं है तो यहाँ पे भी आपकी आईटी कंपनियां काम करेगी, राइट। इन लोगों को अगर इंटरनेट पहुंचाना है तो स्टरलाइट ऑप्टिकल्स, फाइबर की जरूरत पड़ेगी। अब फाइबर में देखो कौन सी कंपनियां हैं, राइट। क्या टावर की जरूरत पड़ेगी तो इंफ्राटेल काम लगेगा। देखो इंफ्राटेल पे डेप्ट है कि नहीं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हाई डेप्ट है तो डर लगता है, राइट। इसके जवाब आपको खुद को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी की कंपनी देखो, जैसे LTTS है, डेप्ट फ्री कंपनी है तो डर नहीं लगता है। एक ही रिस्क है कि अब तक उनकी टेक्नोलॉजी की ज्यादातर रेवेन्यू ऑटो रिलेटेड कंपनी से आती थी। ऑटो में मंदी में है तो उनको थोड़ा इफेक्ट आता है, पर LTTS डिपेंड तो नहीं है ना कि खाली ऑटो की कंपनियां हमारा प्रोडक्ट लेगी, हमारी सर्विसेज लेगी। आने वाले समय में अलग अलग कई इंडस्ट्री होगी जहां पे ये लोग फैलेंगे। थिंक इन दिस वे, राइट विनय जी। विनोद भाई फ्रॉम हैदराबाद, विनोद रंकावत। हेलो विनोद जी। पीयूष सर, is it right time to buy Bajaj Finance and Maharashtra scooter? Kindly advise the buying price. अच्छा, बाइंग प्राइस जाननी है विनोद जी। देखो पहले क्लियर कर दो कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। बजाज जैसी कंपनियां हैं तो बजाज में सोचो कि उनके धंधे क्या है, मैं कहाँ निवेश करूं। कल ही मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रश्न देखा था, किसी ने पूछा था कि मैं बजाज फिनसर्व लूं, सॉरी बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग में मैं पोजीशन बनाने लगूं, बाजार गिर रहा है तो, राइट। अब देखो सोचो कि बजाज क्या है। अगर आप बजाज फाइनेंस ले रहे हो मतलब आप फाइनेंस कंपनी में निवेश कर रहे हो, पर अगर आप बजाज फिनसर्व में निवेश कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आपने बजाज फाइनेंस में भी निवेश किया है, क्योंकि बजाज फिनसर्व में 50% होल्डिंग बजाज फाइनेंस का है। पर आप बजाज फिनसर्व लेते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप बजाज फाइनेंस यानी एक फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भी निवेश कर रहे हो, ऑलराइट। अब अगर आप बजाज होल्डिंग में निवेश कर रहे हो, क्या कह रहा हूं, बजाज होल्डिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप बजाज की बाकी कंपनियों में भी निवेश कर रहे हो, क्योंकि बजाज ऑटो का भी 50% स्टेक बजाज होल्डिंग के पास है। तो इसका मतलब कि अगर स्कूटर बुटर अच्छे बिकेंगे तो भी बजाज होल्डिंग का धंधा बढ़ेगा। उसके साथ अगर फाइनेंस बढ़ेगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और आपका बजाज फाइनेंस बढ़ेगा, तो भी बजाज होल्डिंग को बढ़ना है, क्योंकि बजाज फिनसर्व का भी 50% स्टेक बजाज होल्डिंग में है। महाराष्ट्र स्कूटर का भी होल्डिंग बजाज होल्डिंग में है, राइट। ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि अगर ऑटो में मंदी रही तो बजाज होल्डिंग से ज्यादा आपका बजाज फिनसर्व परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो खाली अंदाजा नहीं कि मैं किधर निवेश करूं, अपने आप को प्रेक्षण करो और अपने आप को एडजस्ट करते जाओ। मान लीजिए आपको आने वाले समय में लगता है कि नहीं मैंने जो सोचा वैसा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एग्जिट के भी रास्ते होंगे। पर सीधे सीधा कोई भी निवेश में कंपनी में निवेश कर लिया भाव देख के तो एग्जिट के रास्ते नहीं होंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि ऑटो भी धीमे धीमे ग्रोथ करेगा, फाइनेंस भी ग्रोथ करेगा, तो बजाज होल्डिंग अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आपको लगता है कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी, खाली फाइनेंस होना चाहिए, तो खाली बजाज फाइनेंस, राइट। मेरी ये राय रहेगी कि बजाज फिनसर्व हो तो ज्यादा अच्छी चीज है, ताकि लाइफ और जनरल भी आ गया, और बजाज होल्डिंग हो तो देन इट इज वेरी गुड, ताकि ऑटो जो इनका है, बजाज ऑटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी अमंग 2-3 व्हीलर, राइट। अब ये हाई ग्रोथ इमर्जिंग कंपनी नहीं है, पर चलो 9-10% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पे भी, राइट।
बजाज होल्डिंग कहाँ लेनी चाहिए? अब देखो फंडामेंटली मैं आपको बताने जाऊंगा तो इट विल कंज्यूम सम टाइम। हम कुछ इसके वीडियो अपलोड करेंगे जहां से आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, फॉल में एक्यूमुलेट करें, रिकवरी या रैली में शांति रखें। अभी रिकवरी चल रही है ना, राइट? कभी भी इसका फॉल आता है तो एक्टिव हो जाओ। 1700 रुपये इसका अच्छा भाव हो सकता है लेने का, पर जरूरी नहीं है 1700 से लो। अभी बाजार तेजी में है, देखो जैसे देखते जाओ 100 पॉइंट गिर रहा है, 200 पॉइंट गिर रहा है, उठाते जाओ माल। ये पूछो मैं ले रहा हूं तो मंदी में ले रहा हूं कि तेजी में ले रहा हूं? जितना फॉल में लेंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट? ये बजाज फाइनेंस था। मैं आपको बजाज होल्डिंग बता दूं। दिस इज बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बजाज फाइनेंस जैसा ही परफॉर्म कर रहा है, बराबर। ये कंपनी 1500 के आसपास ली जा सकती है, बराबर है। ओके, संजय पाटिल जी फ्रॉम पुणे, सर आईडीएफसी बैंक पर आपका फ्यूचर व्यू और एचडीएफसी एएमसी 1600 रुपए बाइंग प्राइस। ओहो यार लंबी चीज है ना, यहाँ से ही देखने दो मेरे को। सर आईडीएफसी बैंक पर आपका फ्यूचर व्यू और एचडीएफसी एएमसी। देखो पहला आईडीएफसी बैंक का बता दूं, मैं खुद इस पे बहुत पॉजिटिव था कुछ साल पहले। मुझे लगता था कि ये बैंक जबरदस्त ग्रोथ करेगी। मैं गलत हुआ यहाँ पे, तो मैंने अपनी गलती को ले लिया। ऐसा नहीं है कि एक बार हम सोचेंगे कि मैंने सोचा है तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपने एग्जिट के रास्ते रखे। देखो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इन लोगों की ब्रांच बहुत बढ़ेगी। जब से ये बैंक ने बॉम्बे से लॉन्च किया, 1-2 ब्रांच थी, तब से मैं सोचता था कि मैं 100 ब्रांच देखूंगा इन लोगों की। तो ऑब्वियस था कि 100 ब्रांच देखेंगे तो धंधा बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा ही हुआ। आईडीएफसी बैंक की ब्रांचें पिछले 3 साल में जबरदस्त बढ़ी, धंधा भी इनका बढ़िया बढ़ा, हाई ग्रोथ आ रहा है, पर ये लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब मैं क्यों इतना वेट करूं? क्योंकि ये मैच्योर इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पे मैं बोलूंगा कोई बात नहीं बेटा तू 5 साल ले बढ़ने के लिए। यही चीज अगर कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री में होती तो मैं उसको समय देता, पर बैंकिंग जैसी मैच्योर इंडस्ट्री में मैं क्यों आईडीएफसी को समय दूं जब मेरे पास एचडीएफसी और कोटक जैसी कंपनियां है, राइट? तो मैं गलत हो गया यहाँ पे, मैंने एग्जिट कर दिया कब का, और मैं मेरा निवेश एचडीएफसी और कोटक में अभी भी कंटिन्यू एसआईपी के जरिए कर रहा हूँ, राइट? अब ये आपका डिसीजन है, क्या करो। आप वेट कर सकते हो, वेट कर सकते हो, लेकिन मान लो और 3 साल प्रॉफिट में नहीं आएगा तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा दोस्त, बराबर है। एचडीएफसी एएमसी जो है, इट्स अ वंडरफुल कंपनी। एक मिनट, डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे को, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्लियर करने दो। चलो पूरा तो डिस्टर्बेंस नहीं बंद होगा लगता है। एचडीएफसी ओएमसी नो डाउट वंडरफुल कंपनी, बढ़िया है एकदम। 1600 रुपया है ना। देखो अभी क्या है ना यहाँ पे, एक तरफ अगर आप बजाज फिनसर्व लेते हो ना तो इन्वेस्टमेंट यानी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी आ गई, फिर एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं करने का। अब अगर आपने एचडीएफसी एएमसी ले लिया, फिर छोड़ो बजाज फिनसर्व, बराबर। चलो एचडीएफसी एएमसी हाई ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, लोग आने वाले समय में भी निवेश करने वाले हैं, और आने वाले समय में इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, बराबर है। देखो क्या कर सकते हो, अभी जबरदस्त मार पड़ी है। ओ सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, राइट? चलिए अभी आशा रखता हूं व्यू होगा, राइट? क्या करें ना, देखो हर कंपनी टूटती है। देखो ये जब तेजी में था ना तब हम बोलते थे कि इसको मंदी में लेना, 1500 के आसपास लेना, तो बहुत लोगों के जोक्स आते थे, क्या पीयूष भाई हर महीने चलता जा रहा है, 1500 पे लेंगे, हो सकता है क्या ऐसा? आ गया था ये। हम तो फिर भी इसको जब इसको 2200 पे लेने को कहते थे तभी भी लोगों को लगता था नहीं आ सकता है, राइट? अब देखो मंदी में बाय करो, अभी तेजी में है ना, भूल जाओ इसको। ये लेने का मौका था जब टूट रहा था। अगेन देखो जब टूटेगा ना उस समय घर के बाहर निकलो,
तब लोग नहीं बाय करेंगे, तब लोग खाली नेगेटिव बातें करेंगे। वही लोग तेजी में पॉजिटिव होते हैं। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है क्यों लोग तेजी में पॉजिटिव होते हैं। अरे तुमको माल लेना है यार, महंगा लोगे क्या तेजी में? जब मंदी आती है, जब माल सस्ता मिलता है, वही कंपनी मिल रही है, दूसरी थोड़ी ना कंपनी मिल रही है। मंदी में लेना तो वो कंपनी आपको सस्ती मिलेगी। गिरने दो, गिरे हुए बाजार में लोगे अच्छा मिलेगा, राइट। 1600 लिखा ना आपने, राइट, परफेक्ट भाव है 1600, तो बढ़िया भाव है इसका। लेकिन 1600 वेट मत करना, 2000 के नीचे जाए ना, आपका लेने का भाव चालू हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 2000 पे ले रहे हो, मान लो 1600 आएगा, आपको लगेगा 400 रुपया गिर गया, कोई फर्क नहीं है। एक्यूमुलेट करो गिरते में, यही शेयर 3-3 हजार जाएंगे, राइट। हर्षद सोनी जी फ्रॉम बड़ोदरा, I have 250 shares of GNFC at 425. Please suggest what to do. Okay. ये है जीएनएफसी। देखो जीएनएफसी और कोरोमंडल ये दोनों फर्टिलाइजर की सबसे बढ़िया कंपनी है। कोरोमंडल और जीएनएफसी में फर्क ये है कि जीएनएफसी गवर्नमेंट की है, कोरोमंडल प्राइवेट है, बराबर ना। अब अगर आपके पास, आपने कौन सा भाव बताया, 425 के है ना, तो आप क्या करो, अभी बाजार रिकवर हो रहा है ना, शांति रखो। जब बाजार गिरता है तो गिरते समय इसको 125 रुपए के आसपास आता है और ऐड कर लो। लेकिन ये सारे जो शेयर है ना, 270 217 के आसपास आएगा, तो नीचे से जो लिए है इसको थोड़े बुक भी करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, बराबर। ग्रोथ होना चाहिए था, एग्रो की इंडस्ट्री अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए, पर नहीं कर रही है। तो क्या करे, 52 वीक लो पे ले और 200 में यहां पे आप अपना वेटेज घटा दे, बराबर। चलिए लास्ट, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है बाहर से, ऐसे डिस्टर्बेंस में भी हम अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। मुझे आप बोल्ड कर देने दो ताकि पता रहे कि गौरव सिंह की क्वेरी तक हमने क्लियर किया। गौरव सिंह फ्रॉम आगरा, सम गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन करंट मार्केट सिचुएशन। गौरव भाई, बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं, आप अपने आप को पूछो, डिपार्टमेंट स्टोर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है कम डेप्ट वाली? क्या डीमार्ट पे डेप्ट है? नहीं है, तो यस आपको कंपनी मिल गई, राइट। इंटरनेट में कौन सी कंपनी है, रेस्टोरेंट में कौन सी कंपनी है, बैंक में कौन सी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में कौन सी बैंक है, आपको कई जॉब मिलते जाएंगे, बराबर है। देयर आर सेवरल गुड कंपनीज, और निवेश करोगे अच्छा पैसा बनेगा, राइट। ब्रेवरेज इसमें कौन सी अच्छी कंपनी है, थिंक अबाउट इट, ओके। चलिए, तो यहां तक का हमने क्वेरी क्लियर किया है। नेक्स्ट अगेन वापस बाद में हम फ्यूचर में चर्चा करेंगे। डिस्क्लोजर बता दूं, जो स्टॉक्स और सेक्टर की हमने यहाँ पे बात की है, आप खुद से अपने आप से डेटा स्टडी कीजिएगा। मैंने बोला है इसलिए लेने की या बेचने की कोई जरूर नहीं है। किसी और के कहने पे चलेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, ऐसा मत करना। अगर मैंने बताया है तो उसके पीछे के कारण है, उसको भी चेक कर लेना, राइट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे दिल्ली की मीटिंग में 14 तारीख संडे। वी आर गोइंग टू मीट इन दिल्ली मीटिंग मॉर्निंग 9:59। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।